बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में रमेश नाम का एक मेहनती किसान रहा करता था। वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ एक साधारण जीवन जीने में विश्वास रखता था। रमेश बहुत ही भोला था। गांव के चालाक लोग अक्सर उसे मूर्ख बनाकर उससे अपना मतलब निकाल लिया करते थे। एक दिन सेठ ने जब रमेश के खेत की लहलहाती हुई फसलें देखी, तब रमेश के पास गया। अरे रमेश, इस बार तुम्हारे खेत में इतनी कम फसल हुई है। एक तो तुम गरीब किसान हो, ऊपर से इतनी कम फसल में तुम्हारा गुजारा कैसे होगा भाई? मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। सेठ जी, इस बार तो मैं बड़ी मेहनत की है, पर आपको मेरी फसल पता नहीं कम क्यों लग रही है। अगर आप कह रहे हैं कि मेरी फसलें अच्छी नहीं है, तो आप ही कोई उपाय बताइए कि मेरी गरीबी भी दूर हो जाए। देखो, वैसे तो मैं तुम्हें कोई सलाह नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी अगर तुम ज्यादा धन कमाना चाहते हो तो मेरे पास एक रास्ता है भाई। मैं तुम्हें इस खेत के बदले में अपना खेत दे देता हूँ। कुछ समय तक तुम मेरे खेत पर काम करना, जब कुछ धन कमा लेना तब हम वापस अदला बदली कर लेंगे। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे खेत को ले लीजिए और अपना खेत मुझे दे दीजिए। आप बहुत दयालु हैं, जो मेरी खराब फसलों को भी आप अपनाने को तैयार हैं। अरे, तुम जैसे मूर्ख आदमी से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? एक ही तो जमीन का टुकड़ा था हमारे पास, जिस पर खेती करके हम अपना गुजारा करते थे, और उसे भी तुमने उस लालची सेठ को दे दिया। अरे तुम कुछ नहीं जानती, सेठ जी तो हमारी मदद करने आए हैं। जब उन्होंने देखा कि मेरी कम फसल आई है तो उन्होंने अपनी जमीन मुझे दे दी। अब तुम ही बताओ, ऐसे देवता मनुष्य कहाँ मिलेंगे? पिताजी, वो कोई देवता नहीं है। उन्होंने आपकी उपजाऊ जमीन के बदले अपनी बंजर जमीन आपको सौंप दी। अब देख लेना, आपको वो आपकी जमीन कभी वापस नहीं करेगा। तुम दोनों ना बहुत होशियार बनते हो मेरे आगे। चलो जाओ, अपना काम करो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, समझी? मैं कुछ भी करता हूँ ना तो तुम लोगों को हमेशा बेकार लगता है। चलो जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। रमेश गांव के लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर अपना नुकसान करवा बैठता था, जिसके कारण रमेश की बेटी प्रिया और पत्नी विमला बहुत परेशान रहा करते थे। अगर प्रिया और विमला रमेश को कुछ समझाने का प्रयास करते थे तो वो उनकी बात भी नहीं सुनता था। माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी के रहते तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ न कुछ व्यवस्था करूंगी। अब बापू को तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब मुझे ही करना होगा ताकि हमारा घर चल सके। प्रिया को कारीगरी करने का बहुत शौक था। वो बहुत सुंदर दुपट्टे बनाकर तैयार करती थी। उसने सोचा, अगर वो सुंदर दुपट्टे बनाकर किसी व्यापारी को दे दे तो घर में थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। माँ, देखो मैंने कितना सुंदर दुपट्टा बनाया है। अगर हम इस दुपट्टे को किसी व्यापारी को दे दें तो इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। कम से कम आज के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, सचमुच बेटा, ये तो बहुत सुंदर है। तुम एक काम करो, ये दुपट्टा मुझे दे दो, मैं इसे बेच आऊंगी और फिर इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। प्रिया की माँ उसके हाथ से वो दुपट्टा ले लेती है। वो दुपट्टा लेकर बाजार की ओर जाने लगती है, लेकिन फिर उसके कदम रुक जाते हैं। वो एक पेड़ के नीचे जाती है और दुपट्टे को सामने रखकर उसमें आग लगा देती है। यही सच किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर ये रहस्य किसी के सामने आ गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपने परिवार को और मुसीबत में नहीं डाल सकती। मुझे इस दुपट्टे को अभी मिटाना होगा। प्रिया की माँ जानती थी कि प्रिया के हाथों में अद्भुत रहस्य है और इस रहस्य से प्रिया संकट में पड़ सकती है, इसलिए वो प्रिया का दुपट्टा जला देती है। प्रिया की माँ दुपट्टे को जलता हुआ देखती है और फिर घर चली जाती है। वो काफी मायूस और दुखी थी। प्रिया उसके उतरे हुए चेहरे को देखती है और दुपट्टे के बारे में पूछती है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? दुपट्टा किसी ने खरीदा? किसी को पसंद आया? उसके कितने दाम मिले? बोलो ना माँ, क्या हुआ माँ? आप निराश क्यों हो? आपका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बोलो ना माँ। बेटी, तू ये दुपट्टे बनाने का काम छोड़ दे। तेरा दुपट्टा किसी को पसंद नहीं आया, किसी ने उसे नहीं खरीदा, इस कारण मैं दुखी हो गई। तू दूसरा काम कर ले बेटा, दुपट्टे मत बनाया कर। लेकिन माँ, मैंने उस दुपट्टे पर बहुत मेहनत की थी। आपने वो दुपट्टा कहाँ रखा? मुझे दे दो, मैं उसे संभाल कर रख देती हूँ। क्या हुआ अगर उसे किसी ने नहीं खरीदा तो? कोई बात नहीं,
मैं उसे अपने पास रखूंगी। बेटा, दुपट्टा मैंने किसी गरीब भिखारी को दे दिया। मैंने सोचा इसे कोई खरीद नहीं रहा है तो क्यों ना ये किसी जरूरतमंद के काम आ जाए, इसलिए मैंने उसे रास्ते में ही दे दिया। तू कोई और युक्ति सोच, इस काम में कुछ नहीं रखा है। अपनी माँ की बात सुनकर प्रिया निराश हो गई, क्योंकि दुपट्टे बनाने के अलावा उसे दूसरा कोई काम नहीं आता था। एक दिन जब प्रिया की माँ घर पर नहीं थी और वो अकेली बैठी हुई थी, तब उसने फिर से एक दुपट्टा तैयार किया और उसे घर के बाहर सूखने के लिए डाल दिया। कितना सुंदर दुपट्टा है ये, कोई नहीं खरीदेगा तो क्या हुआ, ये मुझे पसंद है। मैं ही इसे इस्तेमाल कर लूंगी या फिर माँ को दे दूंगी, कम से कम हम दोनों के काम आएगा। प्रिया घर के अंदर चली गई। बाहर दुपट्टा सूख रहा था। प्रिया घर के कामों में व्यस्त हो गई, इसलिए दुपट्टे को वापस घर में रखना भूल गई। इसी रास्ते से व्यापारी संतराम गुजर रहा था। जब उसकी नजर प्रिया के बनाए हुए दुपट्टे पर पड़ी, तब उसका मन आश्चर्य से भर गया। इतना सुंदर है ये। मैं इतने समय से कपड़ों का व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कलाकारी मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसी सुंदर चीज तो मेरे पास होनी चाहिए। एक काम करता हूँ, छुप कर देखता हूँ कि आखिर इस दुपट्टे को किसने बनाया है। व्यापारी प्रिया के घर के बाहर छुप गया और इंतजार करने लगा कि कोई घर से बाहर आए, ताकि वो उस कलाकार के बारे में जान सके जिसने ये नायाब दुपट्टा तैयार किया है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया को ध्यान आया कि उसने घर के बाहर दुपट्टा सूखने के लिए डाला है, तो वो घर से बाहर दुपट्टा लेने के लिए आई। अच्छा, तो ये है वो कलाकार जिसके हाथों में जादू है, जिसने इतना सुंदर दुपट्टा तैयार किया है कि ये दोबारा नहीं तैयार किया जा सकता। मैं ये काम करता हूँ, इसको मुंह मांगी कीमत देकर इसे खरीद लेता हूँ। व्यापारी प्रिया के पास पहुँचा और उससे उसकी कला के बारे में पूछने लगा। अद्भुत। देखो, मैं कपड़ों का व्यापारी हूँ, लेकिन ऐसी कला मैंने आज तक नहीं देखी। क्या इसे तुमने बनाया है? तुमने ये कला कहाँ से सीखी है? मैंने इस दुपट्टे को स्वयं अपने हाथों से बनाया है। क्या सचमुच आप मेरी कला की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं? क्या ये दुपट्टा आपको पसंद आया? हाँ, ये बहुत सुंदर है। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। बताओ, इसकी कीमत क्या है? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। तुम बस दुपट्टा मुझे दे दो। व्यापारी प्रिया को बहुत सारा धन देता है और बदले में उससे वो दुपट्टा खरीद लेता है। प्रिया पैसे पाकर बहुत खुश होती है। उधर व्यापारी आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में अंधेरा होने के कारण वो तेजी से चल रहा था। तभी दो डाकू व्यापारी के पास आते हैं। अरे व्यापारी, कहाँ भागा जा रहा है? तेरे पास तो बहुत धन दिखाई देता है। सारा धन हमें दे दे, नहीं तो हम तुझे यही मार देंगे। चुपचाप सारे पैसे निकाल। नहीं नहीं, तुम लोग मुझे जितना धनवान समझ रहे हो, मैं उतना धनवान नहीं हूँ। मैं तो साधारण कपड़ों का व्यापारी हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। व्यापारी अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन तभी दूसरा डाकू उसके हाथ से पोटली छीन लेता है और व्यापारी को धक्का दे देता है। दोनों डाकू व्यापारी को लूटकर वहाँ से भाग जाते हैं। हाय हाय, ये क्या हो गया? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मेरे इतने दिनों की मेहनत वो डाकू लूट कर ले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? यहाँ से कहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से न पीछे जा सकता हूँ न आगे बढ़ सकता हूँ। तभी व्यापारी की नजर प्रिया के बनाए हुए दुपट्टे पर पड़ी। डाकुओं ने दुपट्टे को बेकार समझकर वहीं पर फेंक दिया। व्यापारी ने वो दुपट्टा उठा लिया। उसने सोचा अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो वो दुपट्टे को बेच देगा। व्यापारी निराश होकर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वो एक नगर में पहुंचा। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। भूख तो बहुत तेज लगी है, खाने को भी कुछ नहीं है। एक काम करता हूँ, इस दुपट्टे को नगर के राजा के पास लेकर जाता हूँ। हो सकता है उन्हें ये पसंद आ जाए और वो बदले में मुझे कुछ पैसे दे दें। व्यापारी नगर के राजा के दरबार पहुंचा, जहां घमंडी राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और रानी भी उस दरबार में मौजूद थी। कहो व्यापारी,
तुम यहाँ क्या करने आए हो? दरबार ने हमें बताया है कि तुम्हारे पास कोई नायाब चीज है जिसे तुम हमें दिखाना चाहते हो। बताओ, कहाँ है वो सामान? ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए तुम इतने उत्सुक हो? महाराज, आप भी इस उपहार को देखेंगे तो जरूर बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये एक अद्भुत कला है और इसे मैं बड़ी मुश्किल से आपके लिए लेकर आया हूँ। आप भी देखिए महारानी, ये आपको बहुत पसंद आएगा। व्यापारी राजा के सामने दुपट्टे का प्रदर्शन करता है। राजा सचमुच दुपट्टे को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि ऐसी कला उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। सचमुच सचमुच ये तो बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। इसे तुम कहाँ से लेकर आए? आप क्या कहती हैं महारानी? क्या हमें इसे खरीद लेना चाहिए? यह सचमुच बहुत अद्भुत लग रहा है। हाँ महाराज, ऐसी कला को हमें किसी और के पास नहीं जाने देना चाहिए। जरा सोचिए, ऐसा दुपट्टा अगर हमारे पास होगा तो नगर में और दूसरे राज्यों में हमारी कितनी शान होगी। इसकी कीमत बताओ व्यापारी, हम इसे खरीदने को तैयार हैं, किंतु ध्यान रहे ऐसे दुपट्टे तुम दूसरे किसी राजा को नहीं दोगे। हमें इस बात का वचन दो, क्योंकि अगर ऐसा दुपट्टा हमने किसी दूसरे राजा के पास देख लिया तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। व्यापारी डर गया, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने राजा से वादा किया कि वो इस प्रकार के दुपट्टे को दूसरे किसी राजा को नहीं देगा। राजा ने व्यापारी को धन दे दिया और व्यापारी जल्दी से वो नगर छोड़कर चला गया। उधर राजा और रानी दुपट्टे को देखकर खुश थे। ये बहुत अच्छा है, मैं इसे अभी ओढ़ कर दिखाती हूँ। आप देखिए और बताइए मुझ पर कैसा लगता है। मैं तो कहती हूँ हम ऐसे 2-4 दुपट्टे और बनवा लेंगे ताकि हमारे पास कोई कमी ना हो। रानी जैसे ही उस दुपट्टे को ओढ़ती है, ठंड से कांपने लगती है। अरे महाराज, ये तो केवल देखने में ही सुंदर नहीं, बल्कि इसके तो गुण भी अद्भुत हैं। इसे ओढ़ने पर ठंड लग रही है महाराज। मेरा तो पूरा शरीर ठंडा हो चुका है, बहुत ठंड लग रही है। अरे महारानी, आप किसे मूर्ख बना रही हैं? ये दुपट्टा देखने में तो सुंदर है, लेकिन भला इसे ओढ़ने से आपको ठंड कैसे लग सकती है? आप जरूर नाटक कर रही हैं। लाइए, इसे मुझे दीजिए, मैं ओढ़ कर देखता हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजा दुपट्टे को ओढ़ते हैं। अरे ये क्या? ये तो बहुत गर्मी दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पूरे शरीर में आग लग गई है। ये तो बड़ा ही जादुई दुपट्टा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस व्यापारी ने हमारे साथ कोई खेल खेला है? महाराज, सचमुच ये बहुत अद्भुत बात है कि जब मैं इसे ओढ़ती हूँ तो मुझे ठंड लगती है और आप ओढ़ते हैं तो आपको गर्मी लगती है। महाराज, वर्षों पहले मैंने सुना था कि ऐसी कला बहुत कम लोगों के पास होती है। इस पूरे संसार में मात्र 1% लोग ही इस प्रकार की कला से वस्त्र तैयार कर पाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हमें उस कलाकार को पकड़ लेना चाहिए। ये कला केवल हमारे राज्य तक सीमित होगी। मैं इसे किसी दूसरे राजा के पास बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। सैनिकों, सैनिकों! राजा की आवाज देते ही 2 सैनिक दौड़ते हुए राजा के पास आए। जी महाराज, जी महाराज, आपने मुझे बुलाया। हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। आदेश कीजिए महाराज, आदेश दीजिए। आपके एक आदेश पर हम अपनी जान दे सकते हैं। सैनिकों, जाओ और उस व्यापारी को ढूंढ कर लाओ जो 2 दिन पहले महल में आया था। वो बचना नहीं चाहिए। उसे किसी भी हाल में ढूंढकर हमारे सामने लाओ। अगर तुम दोनों ये नहीं कर सके तो तुम्हें भारी दंड मिलेगा। राजा के आदेश पर सैनिक वहां से चले गए और थोड़ी देर बाद व्यापारी को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। महाराज, ये व्यापारी हमें देखकर भागने लगा था। हम इसे बड़ी मुश्किल से पकड़कर आपके सामने लेकर आए हैं। अब आप ही इनसे पूछिए कि आखिर ये हमें देखकर क्यों भाग रहा था। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से बचकर निकल जाओगे और हम तुम्हें जाने देंगे? आज तक मुझसे कोई नहीं बच सका, इसलिए तुम भी नहीं बच सकते। अब जल्दी से मुझे सच्चाई बताओ, आखिर इस दुपट्टे का रहस्य क्या है? महाराज, मैं नहीं जानता।
मैं किसी दुपट्टे का रहस्य नहीं जानता। मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, एक लड़की ने इसे अपने घर के बाहर टांग रखा था। मुझे अच्छा लगा तो मैंने खरीद लिया। फिर रास्ते में जब डाकू ने मेरा धन छीन लिया तो ये दुपट्टा मैंने आपको दे दिया ताकि मुझे कुछ पैसे मिल जाएं और मैं अपने घर पहुंच सकूं। बस इतना ही रहस्य है महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे अपने घर जाने दीजिए। ठीक है, हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें हर हाल में उस लड़की को यहाँ लेकर आना होगा। जिस लड़की में इतनी अद्भुत कलाकारी है, वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। मैं तो उसे देखने के लिए उत्सुक हूँ।